लास्ट लेक्चर में हम फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में हम फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो थ्योरी है फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट, ये सिर्फ फ्रांस में ही एक्सेप्टेड है, लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं उनमें इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? तो फ्रांस के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो फ्रांस है उसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसमें ऐसी लेयर्स जो हैं ट्यूनिका और कॉर्पस के अंदर वो डेवलप हो जाती हैं। लेकिन फ्रांस को छोड़कर अगर हम अदर कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग होती हैं, तो इसलिए वहां पर ट्यूनिका एंड कॉर्पस के अंदर ये जो लेयर्स हैं ये डेवलप नहीं हो पाती हैं। इस कारण फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट जो है इसको फ्रांस में तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन अदर कंट्रीज में इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम इसको कंट्रोवर्शियल थ्योरी मान सकते हैं। इसका मतलब इसको ना तो पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया है और ना ही पूरी तरह से इसको रिजेक्ट किया गया है। अब फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट में हम लोग एक हिस्टोकेमिकल टेस्ट करते हैं। अब हिस्टोकेमिकल टेस्ट का मतलब क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू लेते हैं। अब इस प्लांट टिश्यू की सेक्शन कटिंग कर लेते हैं और सेक्शन कटिंग करने के बाद इसकी केमिकल से स्टेनिंग की जाती है और उसके बाद फिर इसकी स्लाइड प्रिपेयर की जाती है और स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद हम लोग इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी करते हैं। और फिर इस स्टडी में हम दो चीजें चेक करते हैं। एक तो जो न्यूक्लियस है वो लार्ज साइज का है या नहीं। अगर न्यूक्लियस लार्ज साइज का है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, और अगर न्यूक्लियस लार्ज साइज का नहीं है तो वो नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। दूसरा हम लोग चेक करते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस है या नहीं। अगर प्रोटोप्लाज्म डेंस है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, और अगर प्रोटोप्लाज्म डेंस नहीं है तो वो नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग चेक करते हैं हिस्टोकेमिकल टेस्ट के अंदर। दूसरा, फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट में एक टर्म आती है माइटोटिक इंडेक्स। तो माइटोटिक इंडेक्स में क्या किया जाता है, एक टेबल होती है जो ये शो करती है कि डिफरेंट जो माइटोसिस है उसकी डिफरेंट रेट्स को शो किया जाता है इस टेबल के द्वारा। तो अब अगर वैल्यू हाई है, अगर हमने हिस्टोकेमिकल टेस्ट किया और उसमें देखा कि माइटोटिक डिवीजन्स की जो रेट है वो हाई है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक है। और अगर जो माइटोटिक डिवीजन्स हैं उनकी रेट बहुत लो है तो वैल्यू जो है उनकी लो होगी और इस टाइप का जो टिश्यू है वो नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। तो ये है फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है न्यूमैन्स कंसेप्ट, जिसको हम मॉडर्न कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शूट एपेक्स होता है वो तीन टाइप का होता है। तो तीन टाइप का जो एपिकल मेरिस्टेम है वो शूट एपेक्स के अंदर पाया जाता है। तो ये टाइप ऑफ शूट एपेक्स के बेस पर इस थ्योरी को दिया गया है। तो सबसे पहला जो टाइप आता है एपिकल मेरिस्टेम का वो है मोनोप्लेक्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो इसमें क्या होता है, एक एपिकल सेल होती है जो टेट्राहेड्रल शेप्ड होती है। तो यही शूट एपिकल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करती है। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक एपिकल सेल को शो किया गया है जो कैसी है, टेट्राहेड्रल शेप्ड है। और ये सेल जो है इसकी तीन कटिंग फेसेस होती हैं और ये नीचे की ओर कटिंग फेसेस से जब डिवीजन करती है तो ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इस टाइप का जो मोनोप्लेक्स है ये हमें फर्न्स के अंदर देखने को मिलता है, यानी टेडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा टाइप इसमें आता है शूट एपिकल मेरिस्टेम का, वो है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में कहता है कि एक सेल होती है एपिकल सेल और वो होती है रेक्टेंगुलर शेप्ड। तो रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल का जो एपिकल मेरिस्टेम है वो बना होता है शूट के अंदर सिंप्लेक्स में। तो अब यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर एक एपिकल सेल है जो कि कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप है। अब ये रेक्टेंगुलर शेप सेल अगर साइड से डिवाइड करती है तो सरफेस की ग्रोथ होती है, और अगर ये सुपरफिशियल साइड से डिवाइड करती है तो इससे जो थिकनेस है शूट की या स्टेम की थिकनेस है वो इंक्रीज होती है। तो इस टाइप का जो सिंप्लेक्स है वो हमें देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो ये इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। तीसरा टाइप आता है डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें कहता है कि दो सेल्स होती हैं, दो एपिकल सेल्स होती हैं। देयर आर टू एपिकल सेल्स विच आर सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर वो सुपर इम्पोज्ड होती हैं और दोनों की दोनों सेल्स कैसी होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स होती हैं। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर शेप्ड एपिकल सेल्स जो हैं वो शो की गई हैं। इनकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर।
तो अब जो अपर सेल है ये केवल साइड से डिवाइड करती है, और जब ये साइड से डिवाइड करती है तो इससे सरफेस की ग्रोथ होती है। जबकि जो नीचे वाली सेल है अगर वो साइड से डिवाइड करती है तो उससे ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि जो नीचे वाली सेल है ये सुपरफिशियल साइड से भी डिवाइड करती है, और ऐसा करने से स्टीलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जो डुप्लेक्स है ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये टोटल 7 थ्योरीज हैं जो शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दी गई हैं। जिस तरह से शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, उसी तरह से रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो दी गई हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा थ्योरीज ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसमें सबसे पहली थ्योरी जो आती है वो आती है एपिकल सेल थ्योरी। तो एपिकल सेल थ्योरी जो थी वो नेगेली के द्वारा 1845 में दी गई थी। इसके अकॉर्डिंग जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो केवल एक टेट्राहेड्रल शेप्ड सेल का बना होता है। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे एपिकल सेल जो है वो शो की गई है, जो कि टेट्राहेड्रल शेप्ड होती है, और इसकी 3 कटिंग फेसेस होती हैं। तो 3 डायरेक्शन के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 3 कटिंग फेसेस हैं जो डिवाइड करेंगी, और इनके डिवाइड करने से ही जो रूट है उसकी ग्रोथ होती है। तो ये जो थ्योरी है, इस टाइप की जो एपिकल सेल है वो हमें टेरिडोफाइट्स में ही देखने को मिलती है, इसलिए हम इस थ्योरी को टेरिडोफाइट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो उनमें इस टाइप की सेल जो है वो देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया।